हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 23 ऑफ मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। काफी अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज। चलिए डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स को एक नई उम्मीद के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे दिल्ली के अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि दिल्ली में नया बिल पास हो गया है एक। तो उन्होंने यहाँ पे 1991 का जो बिल था, बेसिकली 1991 का एक बिल था, उसमें अमेंडमेंट कर दी है। और जिसके उसके अमेंडमेंट करके अभी 2021 में जो बिल लाया गया है उसमें जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स कम कर दी गई हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं। तो इसके जो मेन मेन पॉइंट है ना, सारे आर्टिकल के मैंने निकाले हैं स्लाइड में, तो उसे डिस्कस करते हैं हम पहले। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ Delhi Bill 2021 in the Lok Sabha to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991। तो 1991 में जो बिल पास किया गया था उसको अमेंड किया गया है अभी 2021 में। और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया है, वो इट एम्स टू फर्दर डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। तो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स हैं वो बढ़ा दी गई हैं यहाँ पे इस बिल में, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स थोड़ी सी कम कर दी गई हैं। तो इसमें की पॉइंट क्या रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्रोविजंस ऑफ बिल गवर्नमेंट टू मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, तो एक बार उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का देखना जो जरूरी होगा। अगर वो यहाँ पे इसको पास कर देते हैं तो ही वो लॉ बनेगा, नहीं तो जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अकेली इस लॉ को नहीं बना पाएगी। तो ये यहाँ पे पावर दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। वाइडनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। This bill gives discretionary powers to the Lieutenant Governor even in the matters where the Legislative Assembly of Delhi is powered to make laws। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यहाँ पे अगर जो काम पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली करती थी, लाइक कोई भी लॉ वगैरह बनाती थी या कोई भी और काम करती थी, बेसिकली उसमें पावर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही होता था। तो वहां पे भी अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पावर दिखा सकेंगे, उनकी वहां पे भी चलेगी। ये बेसिकली यहाँ पे इसमें कहना है इनका। necessarily granted an opportunity to lieutenant governor, it seeks to ensure that lieutenant governor is necessarily granted an opportunity to give her his opinion before any decision taken by the council of ministers is implemented। तो कोई भी दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लॉ वगैरह बनाया जाता है या कोई भी डिसीजन लिया जाता है किसी चीज के ऊपर, तो उसमें यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ओपिनियन है वो नेसेसरी होगी। कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछिए आप वगैरह आप उसको पास कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, उस पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ओपिनियन है वो लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये एक नई अमेंडमेंट की गई है। तो इसको पॉलिटिकल वे में किस तरह से लिया जा रहा है, कल मैंने एक ट्वीट भी देखा था अरविंद केजरीवाल का जो था, उनका कहना था कि बीजेपी जो है ना, वैसे तो वो दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के थ्रू अपनी पावर्स वहां पे लाने की कोशिश कर रही है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है बेसिकली उसकी पावर्स कम करके और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर्स ज्यादा करके अपनी सरकार लाने की कोशिश कर रही है वहां पे। क्योंकि वैसे तो वो घुस नहीं सकते क्योंकि उनकी सरकार है नहीं, तो वो ऐसे यहाँ पे दिल्ली की दूसरी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कम करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर कोई राइट ही नहीं रहेगा सरकार के पास लगाने का, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट वहां पे होने का फायदा ही क्या फिर, है ना। यही बात हो जाती है ना। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बेसिकली पावर्स इसमें बढ़ा दी गई हैं। यही मेन पॉइंट थे इस आर्टिकल में जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर गाइस। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी के रिगार्डिंग। तो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यहाँ पे लॉयड ऑस्टिन, वो यहाँ पे इंडिया के दौरे पे थे। तो काफी बातचीत हुई, उसमें क्या क्या बात हुई वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को। फ्री एंड ओपन ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट फॉर बाइलेटरल टाइज एंड कोऑपरेशन ऑन इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान। तो जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूएस की ऑन इंडो पैसिफिक रीजन एंड अफगानिस्तान में जो चल रहा है अभी,
उसके ऊपर काफी बातचीत हुई। बायलेटरल जो टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उसके ऊपर बातचीत हुई। तो काफी अच्छा रहा ये दौरा जो था इंडिया की तरफ से। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन विजिट टू दी न्यू दिल्ली ओवर दी वीकेंड। तो अभी वो आए थे मार्च 19 to 21 तक। द विजिट just affected the first ever Quad Leaders Summit, confirms the US focus on greater maritime cooperation in Indo-Pacific। तो इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे कॉपरेशन इंडिया के साथ कंफर्म करता है ये, क्योंकि पहले क्वाड लीडर्स की यहाँ पे टॉक्स हुई, समिट हुआ, उसके बाद इनका विजिट आ गया। तो ये यहाँ पे कंफर्म करता है कि जो यूएस है मैरीटाइम, बेसिकली मैरीटाइम कॉपरेशन में इंडिया के साथ अच्छी, यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में अच्छा यहाँ पे टाई बनाना चाहता है इंडिया के साथ, ये कंफर्म करता है ये। As a result, all three areas, bilateral ties, the Indo-Pacific and Afghanistan, came up for discussion during the talks with Defense Minister Rajnath Singh and meeting with Prime Minister Narendra Modi and External Minister S. Jaishankar। तो इनके बीच काफी बातचीत हुई। अफगानिस्तान के मिनिस्टर थे यहाँ पे, तो यूएस के यहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी थे, इनकी काफी बातचीत हुई। पहले राजनाथ सिंह जी के साथ बात हुई यहाँ पे बाइलेटरल टाइज के ऊपर, इंडो पैसिफिक रीजन और अफगानिस्तान came up for discussion also, and उसके बाद इनकी नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग हुई और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई। डिफेंस रिलेशनशिप थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट। तो पहले भी इंडिया के यूएस के साथ कई डिफेंस एग्रीमेंट चलते हैं, लाइक लेमोआ, कॉमकासा, बेका, एज वेल एज इंक्रीज कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, बिल्ड मोर लिंकेजेस विद यूएस कमांड। तो बेसिकली इंडिया के डिफेंस में तो चल ही रहे हैं इनके साथ काफी कॉन्ट्रैक्ट, पर इन्होंने कॉपरेशन और भी फील्ड में बढ़ाने का फैसला किया, लाइक इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया, एंड बिल्ड मोर लिंकेजेस, लाइक और भी यहाँ पे लिंक बनाने का यूएस कमांड के साथ ये ट्राई कर रहे हैं और अच्छे तरह से कॉपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। ऑन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, मिस्टर सिंह affirmed India's resolve to maintain a free, open and inclusive Indo-Pacific region with the US as part of Quad। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का अग्रेशन होता है उसको खत्म करने पे भी बात की गई कि हम चाहते हैं, इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना था कि भाई हम फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, जहां पे कोई भी जा सके, कुछ भी कर सके। यहाँ हम किसी भी कंट्री का कोई भी जो है बेसिकली एग्रेशन नहीं चाहते, लाइक चाइना कई बार एग्रेशन दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको भी ये खत्म करने की बात कर रहे थे। ओके, और एंड में यहाँ पे मिस्टर ऑस्टिन ने ये भी क्लियर कर दिया कि मिस्टर ऑस्टिन मेड इट क्लियर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड टू काटसा सैंक्शंस अगेंस्ट ऑल कंट्रीज प्रोक्योरिंग हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। तो अभी आप जानते हैं इंडिया ने S-400 मिसाइल बाई की थी रशिया से, तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि भाई हम सैंक्शंस किसी भी देश के ऊपर लगा सकते हैं। ये काटसा सैंक्शंस है, जब कोई भी कंट्री रशिया से कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट बाई करता है तो यूएस से उसके ऊपर ये सैंक्शंस लगा देता है। तो इंडिया के ऊपर भी ये सैंक्शंस लग सकते हैं क्योंकि इंडिया ने ये बाई किया था रशिया से। ओके, तो ये उन्होंने क्लियर किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की इंडिया ने डिलीवरी ली है S-400 मिसाइल की रशिया से, तो इंडिया के ऊपर भी ये सैंक्शंस लग सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है गाइस म्यांमार के ऊपर, द वे फॉरवर्ड, म्यांमार जनता शुड हीड द पीपल एंड रिस्पेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे म्यांमार के बारे में मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ ऑलरेडी, तो आज मैं एक बार फिर से डिस्कशन करूंगा आपके साथ इसके बारे में। तो इसे याद रखने वाली बात यह है कि म्यांमार में गाइस आप सभी को पता है कि मिलिट्री कूप लगा हुआ है, गवर्नमेंट गिर चुकी है वहां पे, और जो मिलिट्री है बेसिकली वहां पे अभी हेड कर रही है देश को। तो वहां पे काफी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं और वो इंडिया से हेल्प चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे हेल्प करने से उनको मना कर दिया है। काफी कारण है इसके पीछे, तो उन कारणों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो वहां पे पहले जो लीडर थी यहाँ पे ऑन्ग सान सू कई, एंड प्रेसिडेंट जो थे विन मायंट, एंड डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड विद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दे मे हैव थॉट दैट दे कुड क्विकली कंसोलिडेट पावर थ्रू फोर्स, बट दे वर प्रूव्ड रॉन्ग एज टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टूड अप अगेंस्ट दी जनता। तो जनता बेसिकली गाइस, जनता किसको, JUNT जो ये वर्ड है ना लिखा हुआ, 1 सेकंड गाइस, जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना बेसिकली ये जनता, JUNTA, इसका मतलब होता है लाइक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं बेसिकली, जो उसको लग जाना, जो उनका लग जाना, उनको बोलते हैं ये। ओके, ये जनता अपने वाली जनता वाला जनता नहीं है। ओके,
तो बेसिकली जब कोई भी मान लीजिए मिलिट्री कूप लगता है उसको जनता कूप बोल देते हैं, ऐसे इस वर्ड को बोला जाता है। तो जो वहां पे लीडर्स थे उनको मिलिट्री ने यहाँ पे नजरबंद करके ये सोचा होगा कि ये हम जो सारा शासन है फोर्स के द्वारा अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे पीपल प्रोटेस्ट करने लग गए वहां पे, तो जो है उनके लिए बात जो मुश्किल हो गई। तो वहां पे जो जर्नल्स थे उन्होंने यहाँ पे ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफी यहाँ पे लाठी वगैरह बरसाई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, और वहां पे एटलीस्ट 247 पीपल किल हो गए हैं सिंस दी February 1 कूप। तो 247 पीपल्स की मौत हो चुकी है अकॉर्डिंग टू दी असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ओके, एंड एटलीस्ट 300 म्यांमारीज इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स आर एस्टिमेटेड टू हैव सिंस क्रॉस्ड इनटू इंडिया। एंड 300 म्यांमार के लोग जो हैं वो इंडिया में क्रॉस कर चुके हैं, सारी सिचुएशन को देखते हुए देश को छोड़ रहे हैं वहां पे। मिजोरम चीफ मिनिस्टर जोरमथांगा टुक अप द इशू विद द फॉरेन मिनिस्टर and India has shut the border for now, but it would be difficult for New Delhi to turn a blind eye to the border if the situation in Myanmar turn worse। तो म्यांमार के जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये मुद्दा जो था बेसिकली उठाया था यहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, लेकिन इंडिया ने अपने बॉर्डर्स शट कर दिए यहाँ पे म्यांमार के लिए कि भाई हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि बट अभी ये दिल्ली के लिए मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर म्यांमार में सिचुएशन और भी वर्स होती है तो वहां के सारे लोग यहाँ पे इंडिया की तरफ भागे, क्योंकि आप जानते हैं गाइस इंडिया के कई यहाँ पे राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स यहाँ पे म्यांमार के साथ लगते हैं। एक तो हो गया अपना मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद हो गया अपना नागालैंड। ओके, तो काफी यहाँ पे देश हैं बेसिकली, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये 4 बेसिकली राज्य हैं जिनकी यहाँ पे सरहदें लगती हैं म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के लोग वहां पे आने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपने बॉर्डर्स को शट कर दिया है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया के लिए यहाँ पे मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अगर और भी सिचुएशन वर्स होती है तो इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह ब्लाइंड आई टर्न करके रखना है यहाँ पे म्यांमार के साथ कि भाई हम तो आपको लेंगे ही नहीं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है अपने साथ वाले देश के साथ ऐसा करना। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑथर की अभी तो इंडिया ने बॉर्डर्स चाहे शट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है ये, अगर सिचुएशन और भी वर्स होती है यहाँ पे म्यांमार में, क्योंकि अगर और भी वर्स हुई तो वहां पे लोग जो है सारे के सारे इंडिया की तरफ ही भागेंगे। इसके पीछे काफी कारण है गाइस, इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं आपको बताऊंगा एक आगे पेज पे ऊपर भी इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहने वाले हैं इंडिया के लिए ये सब कुछ करने के। देयर आर अनलाइकली डिफरेंट नाउ, पब्लिक रिमेन्स डेफिएंट, एंड हाउ लॉन्ग विल द जनरल्स कंटिन्यू टू किल देयर ओन पीपल। वहां पे जो जनरल्स हैं बेसिकली मिलिट्री है वो अपने लोगों को मार रही है, पब्लिक कब तक यहाँ पे शायद से मतलब हिंसावादी बैठी रहेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ ना कुछ तो वहां पे होगा। तो वहां पे हो क्या सकता है, ऑथर ने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, द म्यांमार जनरल्स शुड विदाउट फर्दर ब्लडशेड heed the public demand and end the coup and respect the election result and restore the country's democracy, that is the only way forward। तो वहां पे जो जनरल्स है उनको यहाँ पे विदाउट एनी ब्लडशेड, विदाउट एनी अदर ब्रूटल फोर्स पब्लिक डिमांड्स को सुनना चाहिए, मिलिट्री कूप को खत्म करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए इलेक्शंस के रिजल्ट को, और कंट्री की डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर देना चाहिए। यही एक यहाँ पे वे फॉरवर्ड का तरीका है, नहीं तो और वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। यही यहाँ पे कहना है ऑथर का। तो ये दूसरे पेज पे एक आर्टिकल आया है यहाँ पे, द अनकॉन्शियबल एक्ट, यहाँ पे ये भी म्यांमार के रिगार्डिंग ही है। यहाँ पे उन्होंने बात की थी कि इंडिया ने अपने बॉर्डर्स शट कर दिए हैं कि वो हम यहाँ पे म्यांमार के लोगों को नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि इंडिया हैज मेड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड लाउडेबल स्टूडेंट्स एट पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन द जेनेवा इन सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ म्यांमार। तो इन्होंने यहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में कहा कि भाई हम म्यांमार के लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी इंडिया यहाँ पे बॉर्डर शट कर रहा है म्यांमार के लोगों के लिए। तो वहां पे इंडिया का कहना था, तो ऑन दी अदर द गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली डिटेनिंग एंड प्रिपेयरिंग टू डिपोर्ट रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू द म्यांमार। तो रोहिंग्या के जो रेफ्यूजीज हैं उनको यहाँ पे लेने से मना कर दिया इंडिया ने, तो उनको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया इंडिया ने। तो इसके ऊपर यहाँ पे होम अफेयर्स हैज आल्सो रिसेंटली इश्यूड अ डिक्टेट टू द बॉर्डर स्टेट्स टू चेक illegal influx from Myanmar to India. The ministry wrongly labels these fleeing into India as infrastructure, arguing that India has not signed the UN Refugee Convention। तो इसके 4 कारण है गाइस, मैं बताता हूँ आपको। पहला मेन कारण तो गाइस इसका ये रहने वाला है ना कि इंडिया की खुद की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन
इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो अगर मिजोरम के पीपल को हमने आने दिया तो क्योंकि ये सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है, तो वहां के मिजोरम के जो सारे लोग हैं वो इंडिया की तरफ आएंगे, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो वो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो ये कारण रहने वाला है। तो दूसरा कारण यहाँ पे रहने वाला क्या है जो रोहिंग्या के पीपल है ना वहां पे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैप होता है, यहाँ पे नीचे ना एक यहाँ पे म्यांमार की लाइन के रोहिंग्या के पीपल है, यहाँ पे रोहिंग्या, इनको यहाँ पे इंडिया आने से मना कर रहा है, जो रिफ्यूजीज है रोहिंग्या के, इनको यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया है इंडिया ने। और तीसरा कारण इसमें रहने वाला है गाइस कि इंडिया जो है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन है, एक यूएन रेफ्यूजी काउंसिल का, यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का यहाँ पे इंडिया पार्ट नहीं है। तो इसके अंडर क्या होता है, अगर कोई भी मान लीजिए देश में कोई शरणार्थी हैं जो रेफ्यूजीज हैं, वो अगर कोई भी देश इसका पार्ट होता है तो वो उस देश में जा सकते होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं वहां पे जाने के। लेकिन इंडिया इसका जो है मेंबर नहीं है, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम यहाँ पे आपको अपने देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है और भी कई यहाँ पे इसके कारण हो सकते हैं यहाँ पे, तो इंडिया ने साफ मना कर दिया इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस, ये थोड़ा सा न्यू अपडेट था यहाँ पे म्यांमार के ऊपर, तो मैंने इसको डिस्कस करना पूरा डिस्कस कर दिया आपके लिए, क्योंकि आपको मैटर भी पता चल जाए और क्या इसके अभी रिसेंट अपडेट आया है वो भी आपको पता चल जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइस, काफी अच्छे आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर, थैंक यू गाइस।